गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम फिर से दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आपके जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उन वो कितने हैं। यानी कि आपको बताया गया था कि मुख्य प्रमुख रूप से 5 संप्रदाय के बारे में चर्चा है यूपी टेट में। 2 संप्रदाय और भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जो मनोविज्ञान था वो कौन लेकर के आया था। तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो आपके अरस्तु हैं। अरस्तु चूंकि एक यूनानी दार्शनिक था, तो यूनानी दार्शनिक उसने ये बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। तो आत्मा के विज्ञान के बारे में गैरेट ने भी मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको यूनानी भाषा में ग्रीक वर्ड में उसको 2 पार्टों में विभाजित किया था। पहला पार्ट जो साइको था, साइको को जो साइकी शब्द कहते हैं, साइकोलॉजी को 2 भागों में जब डिवाइड किया था उसने, तो पहला भाग साइकी और दूसरा लोगस बताया था। तो गैरेट जो था, गैरेट ने बताया था कि साइकी का अर्थ होता है वो आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो चूंकि इसका मतलब है कि गैरेट के अनुसार भी आत्मा का ऐसा विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान होता है या साइकोलॉजी होता है। ये बात हुई थी। एक आपके इटली के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पंपोलोजी, जिन्होंने बताया था साइकी का अर्थ माइंड माने मन और लोगस का अर्थ बताया था स्टडी करना। तो इसका मतलब है कि जो साइकी पंपोलोजी के अनुसार उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है तो ऐसा विज्ञान है जो मन का अध्ययन करता है, उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि साइकोलॉजी में मन का अर्थ होता है मस्तिष्क। जब भी साइकोलॉजी में मन शब्द आ जाए तो आपको मस्तिष्क समझना है, मस्तिष्क या मन। तो इस प्रकार से ये 2 ही मनोविज्ञानक हो गए थे, गैरेट और पंपोलोजी, जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को 2 डिवाइड करके उसका अर्थ बताया था। एक रुडोल्फ गाइकिल हुए जिन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। तो उसमें साइकोलॉजी प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, तो उसमें भी ये मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के जनक कौन है, आपके अरस्तु। और अरस्तु जो थे वो दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, दर्शन शास्त्री थे। क्योंकि दर्शन शास्त्री थे तो इसका मतलब ये होगा कि अरस्तु जो मनोविज्ञान लेकर के आए थे वो दर्शन शास्त्र से लेकर आए थे। इसका मतलब ये होगा कि मनोविज्ञान के जो जनक तो अरस्तु हैं, लेकिन जो जननी है मनोविज्ञान की वो दर्शन शास्त्र है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझा था। और ये भी देखा था कि जो मनोविज्ञान है तो जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा, क्योंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान है और विज्ञान उस पर किया जाता है जो आपकी मूर्त अवस्था में होता है। तो अरस्तु के अनुसार ये बताया गया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसलिए आत्मा का कोई रूप, रंग और आकार नहीं होता है, हम उस पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी जो मनोविज्ञान की परिभाषा थी अस्वीकार हो गई थी। इसके बाद जो मन आया था कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, तो मन भी किस विधि से हम उसको अध्ययन करेंगे, उसका रंग रूप क्या है, आकार क्या है, वो भी अदृश्य था। इसलिए मन की भी परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में एक जर्मन मनोविज्ञानिक विलियम वुंट, उन्होंने कहा था कि जो अगर हम चेतना यानी कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो चेतना को यानी कि संवेदना को ही सारी चीजें ज्ञान भेजती हैं। तो यदि हम चेतना का अध्ययन कर लेंगे यानी कि संवेदना का अध्ययन कर लेंगे तो हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी कर लेंगे। लेकिन बाद में चेतना भी अदृश्य थी, संवेदना भी अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, उस पर प्रयोग करना कठिन था। इसलिए इस चेतना का भी बाद में अस्वीकार कर दिया गया। बाद में फिर वाटसन आए। वाटसन ने कहा कि नहीं, हमको अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके व्यवहार को समझना होगा। तो इसलिए जब बाद में वाटसन आए तो वाटसन के जो समर्थक थे वो आपके वुडवर्थ थे। तो वुडवर्थ ने कहा, ये पहली परिभाषा दी थी मनोविज्ञान की। उन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान जो है आधुनिक मनोविज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा और फिर चेतना को त्यागा। और आधुनिक जो है वर्तमान में
जो मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार का विज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट अक्सर यूपी टेट में पूछा जाता है, तो उसको आप लोग याद रखना कि ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, वुडवर्थ ने इसको दिया था। वुडवर्थ के बाद और भी मनोविज्ञान हुए जिन्होंने परिभाषाएं दी, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जैसे मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है लिख करके और पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था विज्ञान के बारे में। तो ये स्टेटमेंट है मॉर्गन का, मॉर्गन का स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से दूसरा है, वाटसन ने भी कहा था मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। कैसा विज्ञान है? धनात्मक विज्ञान। तो ये किसने कहा था? ये वाटसन का, वाटसन, जेबी वाटसन या वाटसन, ये उनका स्टेटमेंट है मनोविज्ञान के बारे में। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करेंगे कि अगर इसी में मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहार का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में जो व्यक्ति का व्यवहार हो, वातावरण यानी कि व्यक्ति का व्यवहार हो, मानव का व्यवहार हो। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव का व्यवहार, मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव का जो व्यवहार है ना, व्यवहारों का विज्ञान, ये किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट दिया था आपका वुडवर्थ का था। एक परिभाषा ये भी वुडवर्थ ने दी थी मनोविज्ञान के बारे में। एक परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, और वर्तमान में मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान। ये भी वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। अब आपको ये समझना है कि जो परिभाषाएं आई हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा व्यवहार शब्द आया है, व्यवहार शब्द आया है, सभी में व्यवहार शब्द। सभी ने कहा कि व्यवहार के बारे में जानकारी होना चाहिए किसी व्यक्ति के, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके बारे में दूसरा एक हेमिंगहास से मैकडूगल ने भी कहा था, आचरण एवं व्यवहार। यानी कि अगर जो शब्द यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये वाटसन ने कहा था। अगर इसी में आचरण और व्यवहार एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार, आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी कि जो धनात्मक आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। अगर इस देखो, वाटसन ने केवल व्यवहार का धनात्मक विज्ञान बताया है, और मनोविज्ञान आचरण, व्यवहार के साथ साथ आचरण भी शब्द जोड़ दिया जाए, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो परिभाषा ये दी थी आचरण, ये थे विलियम मैकडूगल, इन्होंने ये परिभाषा दी थी। यानी कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, लेकिन वो आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये विलियम आपके मैकडूगल ने ये डेफिनेशन दी थी। तो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट और आता है, बहुत 2015 में भी आया था यूपी टेट में, एबिंगहास का। एबिंगहास ने कहा था एक मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान का जो अतीत है बहुत लंबा है। यानी कि मनोविज्ञान का जो अतीत है बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास है बहुत छोटा होता है। यानी कि बात करेंगे कि एबिंगहास ने बताया था,
एबिंगहॉस ने बताया था कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अतीत 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 बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास जो है मनोविज्ञान का, इतिहास बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना। ये किसने कहा था? एबिंगहॉस मनोविज्ञान थे जिन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। स्टार्टिंग 1500 ईस्वी के समथिंग स्टार्टिंग हुई और धीरे धीरे 16वीं शताब्दी आई, इसके बाद 18वीं और 19 और 20। तो बहुत ज्यादा मतलब इसका जो इतिहास है बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र इसकी जननी है और जनक इसके अरस्तु। तो वहां से ये मनोविज्ञान लेकर के आए थे अरस्तु सर्वप्रथम, लेकिन अरस्तु लेकर जनक तो हैं, तो मनोविज्ञान के जनक है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान शब्द आ जाए अगर पेपर में कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट कहेंगे, क्योंकि विलियम वुंट ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सर्वप्रथम आपके जो जर्मन में एक प्रथम प्रयोगशाला खोली थी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिपजिंग शहर में जो जर्मन में है, वहां पर लिपजिंग नगर में वहां पर विश्वविद्यालय है, लिपजिंग विश्वविद्यालय, वहां पर वो प्रोफेसर थे। वहां पर उन्होंने प्रथम विश्वविद्यालय संवेदना पर अध्ययन करने के लिए, यानी कि व्यक्ति के बारे में जानकारी करने के लिए, तो व्यक्ति की संवेदना क्या है, संवेदना का अध्ययन करने के लिए प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी। और जब ये प्रयोगशाला प्रथम प्रयोगशाला वहां खुली, यानी कि जो विश्वविद्यालय लिपजिंग विश्वविद्यालय वहां पर जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली, तो उसके बाद फिर अमेरिका हुए, यूरोप में बहुत सारे मनोविज्ञानकों ने भी फिर मनोविज्ञान के अध्ययन करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने प्रयोगशाला खोलना प्रारंभ किया। तो जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, वो लिपजिंग विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं। पहले लिपजिंग विश्वविद्यालय था, अब वर्तमान में जर्मन में उसे कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि जो बाद में जो जैसे हमारी विलियम जेम्स और विलियम वुंट के समर्थक विलियम जेम्स भी थे, लेकिन विलियम जेम्स दोनों में बाद में मतभेद हुए अपनी विचारधारा में, क्योंकि विलियम वुंट ने कहा कि हमें व्यक्ति को अगर किसी के समझना है तो उसके हमें संवेदना को समझना होगा। संवेदना का मतलब होता है कि व्यक्ति 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, यानी कि नाक कान जीभ त्वचा के द्वारा जो प्रथम आपको प्रत्यय दिमाग में बनता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही आपकी संवेदना है। जैसे मान लीजिए आपकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए और आपको कोई चीज मुंह में खिला दी जाए बिना देखे, तो आप बताएंगे कि ये मीठी है कि खट्टी है कि क्या है, कौन सी चीज है ये। तो उस प्रकार से जो आपकी जब आपको संवेदना प्राप्त हुई, उसका जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वही आपकी संवेदना है। तो इस प्रकार से हम लोग संवेदना क्या है उसको कैसे हम देखेंगे। तो बाद में क्या होगा कि मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। तो पहला संप्रदाय जो विलियम वुंट था, वो संरचनावाद लेकर के आया था, और दूसरा जो संप्रदाय था प्रकारीवाद, वो आपके विलियम जेम्स लेकर के आए थे। तो अब हम अगले स्टेप में ये सीखेंगे कि मनोविज्ञान की कौन कौन से संप्रदाय हैं। चलते हैं, सीखते हैं। अब हम सीखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय देखते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय यहाँ पर जो संप्रदाय से संबंध का आशय है, कोई धर्म से नहीं। यह संप्रदाय माने स्कूल से आता है, यानी कि संप्रदाय का मतलब है स्कूल। संप्रदाय का मतलब है स्कूल। तो स्कूल से मतलब है कि यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वो संप्रदाय के शब्द का यहाँ अर्थ है मनोविज्ञान में। तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान में संप्रदाय हुई,
वो 5 संप्रदाय प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलते हैं। पहला संप्रदाय है संरचनावाद। पहला संप्रदाय है संरचनावाद। संरचनावाद। और ये संरचनावाद कौन लेकर के आया था? विलियम वुंट। विलियम वुंट। विलियम वुंट। दूसरा संप्रदाय है प्रकारीवाद। प्रकारीवाद या कारीवाद, इसी को कारीवाद भी कहते हैं। इसको लेकर के आए थे विलियम जेम्स। जबकि चेतना पर हम देखा था कि जेम्स और वुंट एक मत थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ और मतभेद होने के बाद विलियम वुंट संरचनावाद लेकर के आए सबसे पहले, और बाद में ये प्रकारीवाद या कारीवाद विलियम जेम्स। तीसरा संप्रदाय हुआ संज्ञानवाद। संज्ञानवाद, इसी को समग्रवाद भी कहते हैं। संज्ञानवाद या समग्रवाद, ये मैक्स बर्दीमर लेकर के आए थे। बर्दीमर। इसके बाद चौथा संप्रदाय है, चौथा संप्रदाय आया है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, ये इसको लेकर के आए थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। जेबी वाटसन, है ना। इसके बाद पांचवा संप्रदाय है वो मनोविश्लेषणी। मनोविश्लेषणीय। मनोविश्लेषणीय या मनोविश्लेषणवाद। ये सिगमंड फ्राइड लेकर के आए थे। फ्राइड। सिगमंड फ्राइड या फ्राइड भी शब्द लिख करके आता है, तब भी आप समझेंगे कि सिगमंड फ्राइड। एक छठवां मनोविज्ञान संप्रदाय हुआ जिसका नाम है मानवतावाद। और मानवतावाद संप्रदाय आपके अब्राहम मानवतावाद संप्रदाय लेकर के आए थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। अभी अब्राहम मैस्लो के बारे में हम आगे मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनोविज्ञान के बारे में। सातवां संप्रदाय एक और आया था। सातवां संप्रदाय है वो है प्रेरकीय। प्रेरकीय, और इसको लेकर के आए थे मैकडूगल। तो मुख्य रूप से जो संप्रदाय टेट के स्तर पर हैं, ये मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इनमें से आपको संप्रदाय एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि संरचनावाद संप्रदाय किसका है? विलियम वुंट का। प्रकारीवाद या कारीवाद संप्रदाय किसका? विलियम जेम्स का। तीसरा है संज्ञानात्मक या समग्रवाद संप्रदाय किसका है? बर्दीमर का। व्यवहारवाद किसका है? जेबी वाटसन का। मनोविज्ञान विश्लेषणी संप्रदाय किसका है? सिगमंड फ्राइड का। मानवतावाद संप्रदाय किसका है? अब्राहम मैस्लो का। और प्रेरकीय संप्रदाय जो है वो मैकडूगल का है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। प्रथम संप्रदाय के बारे में सीखते हैं कि प्रथम संप्रदाय है संरचनावाद। संरचनावाद कौन लेकर के आया था? विलियम वुंट। विलियम वुंट लेकर के आए थे। कब लेकर के आए थे? 1879 में। 1879 में विलियम वुंट इस संप्रदाय को लेकर के आए और उन्होंने कहा कि जो आपका
चेतना है, यानी कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था इन्होंने किस पर किया था? संवेदना पर। संवेदना, संवेदना या चेतना, इस पर प्रयोग किया था। और इस प्रयोग करने के लिए इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला किसकी? मनोविज्ञान प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की लिखेंगे, मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। किसके लिए की? किसके लिए की? संवेदना पर प्रयोग करने के लिए। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को अगर समझना है तो हमने उस व्यक्ति की संवेदना को समझना होगा। संवेदना यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति के पास जो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम संवेदना कहते हैं। यदि हम क्योंकि जो ज्ञान उसके पास कहां गया, यानी कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान किसको देती हैं? बुंट ने कहा कि संवेदना को देती है। यदि हमने संवेदना को समझ लिया तो व्यक्ति के बारे में हम समझ सकते हैं। ये बात किसने कहा था? विलियम बुंट ने। अब विलियम बुंट ने जब संवेदना के बारे में ये बात की तो इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापित की। और कहां भी थी? लिपजिंग नगर। लिपजिंग नगर का है कहां? ये जर्मन। कहां पर है? जर्मन में। जर्मन। विलियम बुंट कहां के थे? जर्मन के थे। तो वहां पर लिपजिंग नगर में एक लिपजिंग विश्वविद्यालय था। कौन सा? लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे और उस विद्यालय का नाम, वहीं पर उन्होंने प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। और वर्तमान में इसको कार्ल मार्क्स के नाम से इस विद्यालय को हम लोग जानते हैं। इतनी बात हुई। अब इन्होंने जब प्रथम बार ये बात की थी तो इनका दूसरा चीज ये और सामने आती है कि जब इन्होंने अध्ययन किया, यानी कि संवेदना पर अध्ययन किया, तो इसका मतलब है कि उस पर प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति के जानने के लिए, व्यक्ति को जानने के लिए उसकी संवेदना पर प्रयोग करना जब चालू कर दिया, तो इसका मतलब है बाद में जब ये हुआ कि जो दर्शन शास्त्र था, से जो विज्ञान का विषय माना जाता था, उस विषय को उन्होंने क्या किया? एक स्वतंत्र विषय, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा इन्होंने दिलवाया। यानी कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान या विषय, स्वतंत्र विषय, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा भी इन्होंने दिलवाया। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस बन जाते हैं इसी में कि संरचनावाद सर्वप्रथम किसने दिया? तो विलियम बुंट ने दिया। विलियम बुंट कहाँ के थे? जर्मन के थे। इन्होंने, विलियम बुंट ने किस पर प्रयोग किया था? व्यवहार पर प्रयोग किया था, कि मन पर प्रयोग किया था, कि आत्मा पर किया था, या संवेदना पर प्रयोग किया था? तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेदना या चेतना लिखा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित हुई थी? लिपजिंग नगर में स्थापित हुई थी। अगर लिपजिंग विश्वविद्यालय पूछा जाए तो विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मन में है। तो इसको वर्तमान में क्या नाम दिया? कार्ल मार्क्स दिया है। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम बुंट ने स्थापित की थी। तो इस प्रकार से जो इन्होंने जो भी अपना विचार दिया व्यक्ति को समझने के लिए संवेदना पर, उन्होंने, विलियम बुंट थे। विलियम बुंट ने अब जो विधि अपनाई थी, विलियम बुंट ने अंतदर्शन विधि, कौन सी विधि दी थी? अंतदर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि का मतलब है कि इन्होंने व्यक्ति को समझने के लिए उसके अंदर के जो विचार है, उसके ज्ञान है, उसको उस पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने जो विधि, अंतर्दर्शन विधि किसकी है?
एक अंतः दर्शन विधि होती है, एक बहिर्दर्शन विधि होती है। दो विधियां होती हैं, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। ये दोनों विलियम वुंट के द्वारा दी गई थी। तो अंतर्दर्शन विधि सबसे पहले दी थी। तो कभी कभार पूछ लेते हैं कि व्यक्ति को जानने के लिए सबसे अंतर्दर्शन विधि किस मनोविज्ञान के द्वारा दी थी, तो वो है विलियम वुंट। अंतर्दर्शन विधि और एक होती है बाह्य दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने ही बारे में ही स्वतः आकलन करता है और उसको लिखता है, वो होती है अंतर्दर्शन विधि। बाह्य दर्शन विधि में क्या होता है कि व्यक्ति की जो क्रिया होती है, व्यक्ति के द्वारा जो कार्य होता है, उसके द्वारा जो उसका व्यवहार होता है, वो व्यवहार के बारे में उसके देखते हैं। यानी कि जब हम दूसरे के व्यक्ति के बाह्य चीजों के बारे में देखते हैं कि उसने कैसा व्यवहार किया है, तो वो होती है बाह्य दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने अंदर जो कुछ कमियां होती हैं वो छुपा लेता है, इसलिए ये थोड़ा मतलब संदेहशील होती है विधि, क्योंकि सारी चीजों को सही सही तो कोई बताएगा नहीं। अगर कोई से पूछा जाए तो सारी चीजों को मन से अपनी कमियों को थोड़ा छुपा लेता है। अंतर्दर्शन विधि में वो स्वयं, अब बाह्य दर्शन विधि में वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसके सामने कोई अगर नहीं है तो वो वैसा ही कार्य करेगा जैसा उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो कुछ चीजें सामने आ जाती हैं और उसके व्यवहार को, कार्य को देख करके उसकी संवेदनाएं के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि ये इसके दिमाग में क्या क्या ज्ञान था, वो बाह्य दर्शन विधि होती है ना। अब हम इसके बाद सीखेंगे, चल दूसरा संरचनावाद के बाद फिर सीखेंगे हम प्रकारीवाद, है ना। इन्होंने कहा था कि जो संरचनाएं हैं, यानी कि जो विचार हैं, ये जो जीव, त्वचा, नाक, कान, आंख के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें एक रचना पाई जाती है, एक रचना का निर्माण होता है, यानी जिसे हम संरचना कहते हैं। उसी को निर्मित वाद भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने अभी विलियम वुंट के संरचनावाद के बारे में सीखा है। और देख लेते हैं कि जिस समर्थन संरचनावाद विलियम वुंट के जो समर्थन करता थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें क्या है, आपको एक शब्द रखना है, वुटिच एडवेड। वुटिच एडवेड, वुटिच माने इसके जो पहले वुंट हो गए, विलियम वुंट, और इनके समर्थन करता थे, यानी कि टिचनर, एडवर्ड और बेडफोर्ड। ये जो तीन समर्थन करता थे विलियम वुंट के, ये समर्थन करता थे। तो आप कभी अगर ये नाम दिया जाए विलियम वुंट के, इनमें से कौन सा समर्थक है, तो टिचनर, एडवर्ड, बेडफोर्ड। तो इसमें से मान लीजिए एक नाम दे देंगे टिचनर, बकाया दूसरे नाम दे देंगे, तीन। तो उसको आपको याद रखना है कि इसको कैसे याद रखेंगे, वुटिच एडवेड, वू से वुंट, टिच से टिचनर, एड से एडवर्ड और बेड से बेडफोर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने संरचनावाद के बारे में सीखा है। अब हम सीखेंगे प्रकारीवाद के बारे में। चलते हैं, सीखते हैं। अब हम सीखते हैं प्रकारीवाद। प्रकारीवाद या इसी को कहते हैं कारीवाद। इस प्रकारीवाद या कारीवाद को लेकर के कौन आया था, विलियम जेम्स लेकर के आए थे। क्योंकि चेतना पर वुंट और जेम्स दोनों एक मत थे, लेकिन उन्होंने कहा था, विलियम वुंट ने, कि हमको अगर किसी को समझना है तो उस व्यक्ति की चेतना को समझना होगा, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां चेतना को संदेश देती है। अब मेन चीज ये होगी कि अगर इन्होंने कहा था कि नहीं, हमको चेतना को नहीं, बल्कि हमको उस चेतना को नहीं, उसके कार्य को समझना होगा, यानी कि हमें कार्यों का अध्ययन करना होगा। इन्होंने बताया कि अगर हमें किसी को समझना है तो चेतना को नहीं समझना, यानी कि
संवेदना के कार्यों को समझना, चेतना के कार्यों को समझना, चेतना के कार्यों को समझना है। यानी कि चेतना के कार्य क्या है, यानी कि संवेदना जो है, जो संवेदना है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो प्रत्यक्षीकरण करता। आगे आप एक शब्द आएगा प्रत्यक्षीकरण, यानी कि यदि हमको संवेदना का जो प्रत्यक्षीकरण होगा, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, यदि अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति की अगर आपने नाम जान लिया, उसका नाम जान गए और उसके नाम आपने उसकी पहचान कर लिया, यानी कि पहचान, अगर आपने उसको पहचान लिया, उसका नाम जान लिया और उसके बारे में आपने व्याख्या की, अगर आपने व्याख्या कर, तो ये तीन काम यदि आपने किया, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी वस्तु को देख करके, विषय वस्तु को देख करके, यानी कि उसको पहचान करके उसका नाम बता दिया, नाम बताने के बाद उसका आपने व्याख्या कर दी, इसका मतलब है कि आपने उसका प्रत्यक्षीकरण कर दिया, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें उसके बारे में बता दिया। तो इसका मतलब है कि जब आप ये चीज बता देंगे, इसका ये काम कौन करेगा, संवेदना, यानी कि जो आपको उसके मन में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो मन के द्वारा, संवेदना के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आपने उसके नाम और उसकी पहचान नाम और उसका व्याख्या अगर कर दी, तो वो आपका हो गया कौन, प्रत्यक्ष। ये किसका काम हो गया, संवेदना। संवेदना का काम क्या है, प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आपने पहचान करें, नाम बताएं और उसकी व्याख्या करें, तो ये संवेदना के कार्य है। तो उन्होंने बताया था, विलियम जेम्स ने, कि यदि हमें किसी को समझना है तो हमें संवेदना को नहीं बल्कि उसके कार्यों को समझना है। तो जब हम कार्यों के बारे में जान लेंगे तो फिर व्यक्ति के बारे में भी जान सकते हैं। अब इनको जो विलियम बुल्स, जो जेम्स हैं, विलियम जेम्स, इनको समझ, इनके जो समर्थक थे, समर्थक आपकी कैटल, एक कैटल है, थार्नडाइक, कैटल, वुडवर्थ, ये वुडवर्थ है ना, कैटल, वुडवर्थ, जॉन डीवी, कैटल, थार्नडाइक, वुडवर्थ, जॉन डीवी। वास्तव में जो थार्नडाइक था, ये प्रकारीवाद था, मूल रूप से प्रकारीवाद था, लेकिन बाद में क्या होगा, इन्होंने, थार्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत यानी कि व्यवहारवाद में दिया, लेकिन मूल रूप से वो क्या थे, प्रकारीवाद थे। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि थार्नडाइक प्रकारीवाद थे कि व्यवहारवादी थे, तो वो थे प्रकारीवाद। ठीक है, थार्नडाइक कौन है, प्रकारीवाद। तो इसके बारे में अभी हमने सीखा। इन्होंने क्या किया कि जो प्रश्नावली है, जो प्रकारीवाद के जो समर्थक थे, जो मनोविज्ञान थे, उन्होंने एक प्रश्नावली, यानी किसी व्यक्ति को अगर हमें समझना है तो उसको हम प्रश्नावली दे करके उससे उनके आंसर ले लेते हैं, इसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के बारे में इन्होंने भी बताया है। ठीक है, चलते हैं। अब हम अगला देखेंगे कि जो आपका पहला आपने संरचनावाद देखा, प्रकारीवाद हो गया, इसके बाद व्यवहार के बाद के बारे में चलते सीखते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी हमने संरचनावाद देखा था, संरचनावाद के विरोध में प्रकारीवाद आया, और संरचनावाद और प्रकारीवाद के विरोध में आया व्यवहारवाद। यानी कि व्यवहारवाद जो आया है वो आपका जो 20वीं शताब्दी के दूसरे एवं तीसरे दशक में आपका व्यवहारवाद आया है, यानी कि 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारवाद।
व्यवहारवाद कौन लेकर के आया था? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने एक व्यवहारवाद पुस्तक भी लिखी थी, तो ध्यान रखना है। तो ये किसके विरोध में आया? इनकी ये जो विरोध में आया किसके किस यानी कि संरचनावाद, संरचनावाद और प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद के विरोध में, के विरोध में व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई, यानी कि इसके विरोध में ये आया है। जेबी वाटसन ने कहा था कि संरचनावाद ने बताया था संवेदना के बारे में अध्ययन किया जाए। प्रकारवाद में जो विलियम जेम्स थे, उन्होंने बताया था प्रकार संरचना संवेदना नहीं बल्कि संवेदना के कार्यों पर हमें कार्य करना पड़ेगा, उसके बारे में अध्ययन किया जाए तो हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अगर समझना है, वाटसन ने व्यक्ति को समझना है तो उसके संवेदना और प्रकार्यवाद से ज्यादा हमको उसके व्यवहार को समझना होगा। इन्होंने यहां तक कि कह दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था वाटसन ने कि यदि हमें कोई 1 दर्जन बच्चे दे दे तो हम उसको जो चाहे वो बना सकते हैं, यानी कि चाहे तो डॉक्टर बना सकते हैं, शिक्षक बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, यहां तक कि अगर कोई कहे वकील बना सकते हैं, और अगर कहे तो उसको हम चोर भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति की जो के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो उसके अनुवंशिकीय नहीं होता है। यानी कि अगर डॉक्टर का लड़का जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, तो इनकी वातावरण का प्रभाव अधिकतम होता है तो इस व्यक्ति के विकास में। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर हमें कोई भी बच्चा दे दें तो जैसा आप चाहेंगे हम वैसा उसको बना सकते हैं। 100 बच्चे दे दें, कभी स्टेटमेंट आता है कि 100 बच्चे अगर हमको दे दीजिए तो हम उन्हें डॉक्टर, शिक्षक, वकील, इंजीनियर, यहां तक कि उन्हें हम चोर भी बना सकते हैं। ये किसका स्टेटमेंट था? वाटसन का। तो वाटसन ने अब इनके जो समर्थक थे, समर्थक कौन कौन से थे वाटसन में? जैसे पावलोव है ना, स्किनर, ये सब कौन है? ये व्यवहारवादी थे। पावलोव, स्किनर और टालमैन और हल, ये व्यवहारवादी थे। यहां पर आपने देखा होगा कि थॉर्नडाइक नाम नहीं आया है, इसका मतलब है कि थॉर्नडाइक था मुख्य रूप से प्रकार्यवादी था, जबकि जो वाटसन के जो समर्थक थे पावलोव, स्किनर है, टालमैन, हल है, ये सब व्यवहारवादी थे। तो जब भी पूछा जाए कि स्किनर, पावलोव, टालमैन, हल में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा ऑप्शन में, क्वेश्चंस में, और उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा व्यवहारवादी है, तो आपको याद रखना है कि ये 4 व्यवहारवाद के समर्थक थे जिन्होंने वाटसन के को समर्थन दिया था। इन्होंने जो समर्थन के साथ साथ व्यवहारवाद में ये भी होता है कि जो व्यवहार है व्यक्ति के जो भी कार्य करता है, यानी कि जो क्रिया निर्माण होती है उसकी क्रिया करता है, तो उसके बाह्य रूप में जो उसको दिखाई देता है वो उसका व्यवहार कहलाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे, सीखेंगे आगे कि समग्रवाद क्या होता है, और समग्रवाद के बाद मनोविश्लेषणीयवाद के बारे में भी सीखते हैं। अभी आपने मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में सीखे, कुछ संप्रदाय अगले वीडियो में लेकर के हम आएंगे, उन संप्रदायों के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक उसका लाभ दें, जिससे कि वो भी यूपी टेट परीक्षा में अधिकतम अंक को प्राप्त करें। हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप निश्चित रूप से यूपी टेट परीक्षा में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।